तो आज हम एक सफर पे निकलने वाले हैं वितान किताब के जरिए। इसमें हम देखेंगे 4 अलग-अलग कहानियां जो हमें भारत की संस्कृति, उसकी कला और कह सकते हैं मुश्किलों से लड़ने की उसकी ताकत की एक बड़ी अनोखी झलक देंगी। तो चलिए भारत के दिल से निकली इन कहानियों को समझना शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक स्कूल की किताब भला किसी देश की आत्मा को कैसे दिखा सकती है? लेकिन देखिए, ये कहानियां सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। ये तो भारत की जो असली पहचान है, उसकी धड़कन है, उसे महसूस करने का एक जरिया है। तो हमारे सफर की पहली मंजिल है संगीत की दुनिया। यहाँ हम कुमार गंधर्व के नजरिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी बात थी जिसने गायिका लता मंगेशकर को सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक लेजेंड, एक किंवदंती बना दिया। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो गानपन शब्द में छिपा है। अब ये एक ऐसा शब्द है जिसका कोई सीधा साधा ट्रांसलेशन नहीं है। मतलब ये गाने का वो जादुई अंदाज है जो संगीत का जानकार हो या ना हो, किसी भी आम इंसान के दिल को सीधा छू जाए। और यही लता मंगेशकर की जबरदस्त पॉपुलैरिटी का असली राज था। जैसा कि खुद लेखक कुमार गंधर्व कहते हैं कि गानपन यानी आम इंसान को इमोशनली कनेक्ट करने की जो ताकत है, वही लता की असली जीनियस थी। मतलब उनकी आवाज दिमाग से नहीं, वो तो सीधे दिल से बात करती थी। और यहाँ पर ना संगीत की 2 अलग-अलग दुनियाएं एकदम साफ दिखती हैं। एक तरफ है क्लासिकल म्यूजिक जो नियमों में बंधा है, टेक्निकली काफी कॉम्प्लेक्स है, और दूसरी तरफ है लता की आवाज जो किसी बंधन को नहीं मानती और हर किसी तक सीधे पहुंच जाती है। यही उनके गानपन की असली ताकत थी। गानपन तो था ही, लेकिन उनकी आवाज में कुछ और भी खासियतें थीं। उनके स्वरों में एक कमाल की शुद्धता थी। शब्दों का उच्चारण इतना मीठा था कि सुनने वाला बस मंत्रमुग्ध हो जाए। और इसी वजह से उन्होंने अपने जमाने की बहुत बड़ी गायिका नूरजहां को भी पॉपुलैरिटी में पीछे छोड़ दिया था। लेखक ने भी उन्हें पहली बार रेडियो पर ही सुना था और बस सुनते ही रह गए। तो संगीत की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं जीने की कला को देखने। हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के तपते रेगिस्तान में, एक ऐसी जगह जहां पानी की एक एक बूंद बचाने की जो जरूरत है ना, उसने इंजीनियरिंग के एक अद्भुत चमत्कार को जन्म दिया है। इस कहानी का हीरो है कुएं। देखिए, ये कोई आम कुआं नहीं है। ये एक बेहद संकरा और बहुत खास तरीके से बनाया गया एक स्ट्रक्चर है जिसका बस एक ही मकसद है, बारिश के मीठे पानी को जो रेत से छनकर आता है उसे सहेज कर रखना। अच्छा, रेगिस्तान में ना 3 तरह के पानी मिलते हैं। पहला है पालर पानी जो सीधे बारिश से मिलता है। दूसरा है पाताल पानी जो जमीन के बहुत नीचे होता है और अक्सर खारा होता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे कीमती पानी, रेजानी पानी। ये वही पानी है जो रेत से छन छन कर कुएं में इकट्ठा होता है। सच पूछिए तो ये अमृत से कम नहीं। तो एक आम कुएं और कुएं में जमीन आसमान का फर्क होता है। कुआं, जैसा हम जानते हैं, चौड़ा और बहुत गहरा होता है जो खारे पाताल पानी तक पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ कुएं संकरी और कम गहरी होती है। इसे बनाया ही सिर्फ और सिर्फ उस मीठे रेजानी पानी को इकट्ठा करने के लिए जाता है। कुएं बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही मुश्किल और जानलेवा काम है जिसे सिर्फ चजारो ही कर सकते हैं। और पता है, यही वजह है कि समाज में उन्हें एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, अन्नदाता से भी ऊंचा। क्योंकि जहां अन्न आपको जीवन देता है, वहीं चिजारो जीवन के स्रोत यानी पानी को बचाते हैं। तो संगीत और इंजीनियरिंग की कला के बाद अब हमारी यात्रा एक ऐसी कहानी की ओर मुड़ती है जो अपनी आवाज खोजने की कला के बारे में है। ये कहानी है संघर्ष की और लिखने के जरिए खुद को फिर से पाने की। तो एक सवाल है, क्या होता है जब किसी की आवाज को समाज और यहाँ तक कि उसका अपना परिवार भी अनसुना कर देता है? यही सवाल बेबी हालदार की कहानी की बुनियाद है। बेबी हालदार की जिंदगी सच में मुश्किलों का एक लंबा सफर थी। 13 साल की उम्र में एक बड़ी उम्र के आदमी से शादी, फिर पति ने छोड़ दिया तो गुजारे के लिए घरेलू काम करना पड़ा। अपने भाइयों से भी कोई सहारा नहीं मिला। और हद तो तब हो गई जब उनकी झुग्गी बस्ती तोड़ दी गई और वो रातों रात बेघर हो गईं। उनकी जिंदगी एक ना खत्म होने वाले संघर्ष जैसी बन गई थी। उनकी इस अंधेरी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर आए तातोश। तातोश सिर्फ उनके मालिक नहीं थे,
वो उनके लिए एक पिता जैसे बन गए। एक ऐसे इंसान जिन्होंने बेबी को सिर्फ नौकरी नहीं दी, बल्कि एक नई जिंदगी दी। तातुश ने बेबी के अंदर की उस क्षमता को देखा जो किसी और ने नहीं देखी थी। उन्होंने बेबी को पढ़ने के लिए हिम्मत दी, एक पेन और एक कॉपी दी और कहा, अपनी कहानी लिखो। बस उसी एक पल ने, उस छोटी सी मदद ने एक घरेलू सहायिका के अंदर से एक मशहूर लेखिका को जन्म दे दिया। ये कहानी हमें बताती है कि थोड़ी सी दया और प्रोत्साहन में किसी की जिंदगी बदलने की कितनी बड़ी ताकत होती है। तो हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। हमने संगीत की कला देखी, जीने की कला देखी और लिखने की कला भी। अब हम उस कला को देखने जा रहे हैं जो विरासत की कला है, जिसे हजारों साल पहले पत्थरों पर तराशा गया था। भारत की कला का इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं, हजारों साल पुराना है। इसकी शुरुआत होती है गुफाओं में बने उन शैल चित्रों से जो हमारे पूर्वजों ने बनाए थे। फिर आता है गुप्त साम्राज्य का दौर, 4वीं से 6वीं शताब्दी, जिसे भारतीय कला का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। और इसी दौर में बनती हैं दुनिया भर में मशहूर अजंता और एलोरा की गुफाएं, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। ये एक ऐसी विरासत है जिसने पूरे एशिया की कला पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। भारत की जो महान क्लासिकल आर्ट है ना, वो कहीं आसमान से नहीं टपकी। उसकी जड़ें हमारी लोक और आदिवासी कला की ज़मीन में बहुत बहुत गहरी हैं। इन्हीं जड़ों से उसे ताकत मिली और वो इतना बड़ा पेड़ बन सकी। तो इस तरह ये 4 कहानियाँ हमें 4 अलग-अलग कलाओं से मिलाती हैं। लता मंगेशकर का गानपन जो है इमोशनल कनेक्शन की कला, राजस्थान की कुई जो है सर्वाइवल यानी मुश्किल हालात में जीने की कला, बेबी हालदार की कहानी जो हमें सिखाती है सहनशीलता की कला, और आखिर में हमारे प्राचीन भित्ति चित्र जो है विरासत की कला। तो आखिर में ये कहानियाँ हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। ये सभी कहानियाँ छिपी हुई कलाओं और इंसान के ज़बरदस्त जज्बे का जश्न मनाती हैं। तो अब हमें सोचना ये है कि आज हमारे आसपास, हमारे अपने समाज में ऐसी कौन सी अनपहचानी कलाएं हैं, जीने के कौन से ऐसे अनदेखे तरीके हैं जिन्हें दुनिया के सामने